हेलो एंड वेलकम टू अद्वित हिमांटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 5th करने जा रहे हैं और ये है चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो इसमें हम देखेंगे ह्यूमन कैपिटल होता क्या है और हाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन टेक प्लेस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है। सो किस तरह से एजुकेशन और हेल्थ जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है या हेल्प करता है इन फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ऑल दीज थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। इंट्रोडक्शन हम करते हैं सबसे पहले। सो ह्यूमन रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो कोई भी कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स मतलब पीपल, ये बहुत ज़रूरी है कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑल द प्लानर्स बिलीव दैट द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशन डिपेंड अपॉन डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो कोई भी कंट्री को डेवलप होना है, किसी भी कंट्री को हमें एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है in all the respect, economically, politically, then we need human activity, organization of human activity जरूरी है। हम ह्यूमन एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो उनका हम बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज अनऑर्गेनाइज ह्यूमन एक्टिविटी जो होता है दैट डज नॉट लीड टू एनीवेयर। सो इन दिस रिसोर्सेज इज डेवलप्ड प्रॉपरली इट कैन डू वंडर। तो अगर हम रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, यूज़ करते हैं तो शायद हम बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्वालिटी मतलब बेटर बनाना, उनको बेटर बनाना को क्वालिटी बोलते हैं। अगर हम तो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी को बेटर करना विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो इस तरह से हम इकोनॉमी का ग्रोथ और डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है। सो हम देखते हैं फिजिकल कैपिटल क्या होता है एंड देन विल ट्राई टू कंपेयर इट विद द ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल इट इंक्लूड दोज इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, फिजिकल इट इंक्लूड दोज इनपुट्स, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं कोई भी चीज़ बनाने के लिए। फैक्ट्री हो गया, बिल्डिंग हो गया, इसको हम फिजिकल कैपिटल बोलते हैं। फिजिकल कैपिटल इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये भी जरूरी है, बिना फिजिकल कैपिटल ये कंट्री ग्रो नहीं हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। द फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इज एन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस। ये इकोनॉमिक प्रोसेस है और टेक्निकल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मशीनरी, बिल्डिंग, फैक्ट्री ये सब बना सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या है? इट रेफर्स टू द स्किल, एबिलिटी, एजुकेशन एंड नॉलेज। देखो क्या है स्किल, लोगों के अंदर स्किल डेवलप करना, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। एबिलिटी डेवलप करना, एजुकेशन देना, उनको नॉलेज देना, हेल्थ देना, ये सारे चीज़ को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल इज नीडेड टू मेक द इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। अगर मान लो हमारे यहाँ लैंड है, वाटर है, सब कुछ है, लेकिन ह्यूमन स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। वी नीड गुड ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल लाइक डॉक्टर, इंजीनियर एक्सेट्रा बनाने के लिए भी हमें ह्यूमन कैपिटल चाहिए। पढ़े लिखे लोग चाहिए, लेक्चरर चाहिए, देन वी नीड बेटर इंजीनियर टू प्रोड्यूस इंजीनियर। सो ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए भी हमें ह्यूमन कैपिटल की जरूरत पड़ती है। सो इस तरह से ह्यूमन कैपिटल और ये दोनों कैपिटल हो गए। ठीक है, सो मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी एंड स्किल। सो लोगों के अंदर स्किल लेके आना, एबिलिटी लेके आना, इसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल एमंग द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। जैसे अगर कोई कंट्री में ज़्यादा एबल लोग हैं, ज़्यादा एबिलिटी है, उनके अंदर ज़्यादा स्किल है, तो कंट्री वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में, ज़्यादा नए नए आइडिया लेके आ पाएंगे और इस तरह से कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सनस हु हैव स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। सो एक ये प्रोसेस है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं ज़्यादा स्किल, ज़्यादा एजुकेशन और एक्सपीरियंस, एंड देन वी कैन यूज दीज एक्सपीरियंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज वेल एज आवर ओन डेवलपमेंट। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ह्यूमन बीइंग में स्किल और एबिलिटी डालना, नॉलेज डालना, तभी हम जाके एक बेटर पर्सन बन सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। वी कैन कंट्रीब्यूट एंड प्रोड्यूस मोर देन। जैसे मान लो एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो
hardly in a day he can earn 500 rupees. But if he develop skill abilities, अगर वो एजुकेशन मिलता है, then he can contribute, he can earn, generate more. एक डॉक्टर एक दिन में he can earn lot of money, but worker सिर्फ hardly he can earn 500-400 rupees in a day. So this is the difference between those who are highly skilled and experienced and those who do not have all these sources of. हम कैसे लोगों के अंदर ये सारे स्किल वगैरह डाल सकते हैं जिससे उसका कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर बढ़ जाए. तो हाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैन बी अंडरटेकन, कैसे हम ले सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं. एक तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जब हम पैसा स्पेंड करते हैं एजुकेशन के ऊपर, ठीक है. सो व्हेन वी स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन, जो लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन द अनएजुकेटेड पर्सन. लेबर स्किल यानी कि काम करने का जो स्किल है एक एजुकेटेड पर्सन में ज़्यादा होता है देन द अनएजुकेटेड पर्सन. स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय हाउस होल्ड इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाय कंपनी. कंपनी अपने मशीनरी में पैसा लगाता है, उसी तरह से घर के लोग जो होते हैं अपने बच्चों में पढ़ने लिखने में पैसा लगाते हैं. एंड दिस इज समथिंग सिमिलर, बिकॉज इससे अगर एक कंपनी पैसा लगाता है कैपिटल फॉर्मेशन में, मशीनरी में, तो उस कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाता है. उसी तरह से जब घर के लोग अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई में पैसा लगाते हैं तो उस समय उन बच्चों का कैपेसिटी बढ़ जाता है. दे कैन अंडरस्टैंड थिंग इन ए मच बेटर वे, दे कैन कंट्रीब्यूट ए लॉट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दे कैन कंट्रीब्यूट ए लॉट फॉर देयर ओन प्रोडक्शन है. सो इसीलिए दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन थ्रू एजुकेशन. सो कैसे एजुकेशन कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ? एजुकेशन कन्फर हायर अर्निंग कैपेसिटी. जो लोग एजुकेटेड होते हैं उनका अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है. जनरली इट गिव्स बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड. आमतौर पे हमें एक समाज में एक इज्जत होता है पढ़े लिखे लोगों का. उसके बाद दोज हु आर एजुकेटेड दे हैव मोर प्राइड देन दोज हु आर इलिटरेट. सो इट एनेबल वन टू मेक बेटर चॉइस इन द लाइफ. आमतौर पे पढ़े लिखो लोग ऐसा माना जाता है कि एंड इट इज़ फैक्ट ऑल्सो दैट एक बेटर चॉइस कर सकते हैं अपने लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए. इट प्रोवाइड नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी. समाज में जो बदलाव आ रहा है उसको भी समझ सकते हो ईजिली वो. नहीं तो फिर जैसे कि मान लो कि इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, बहुत सारे किसान जो पढ़े लिखे नहीं थे उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया. हाँ, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंड दोज हु आर एजुकेटेड जनरली प्रेफर टू गो थ्रू दिस टेक्नोलॉजी. इट ऑल्सो स्टिमुलेट इनोवेशन. आमतौर पर पढ़े लिखे लोग जनरली हम देखते हैं कि इनोवेट करते हैं, नए नए चीज़ लेके आते हैं. इट फैसिलिटेट एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और नया टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है. सो दिस इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में. नेक्स्ट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. देखो हेल्थ एक्सपेंडिचर इज एन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन विच इंक्रीज द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स. अगर लोग कम बीमार रहेंगे तो ज़्यादा काम कर पाएंगे. अगर मान लो कोई आदमी इन ए मंथ 15 दिन बीमार रहता है तो ही कैन कंट्रीब्यूट ओनली 15 डेज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री. सो इसलिए वी नीड टू रिमेन हेल्दी थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द ईयर, एंड दिस इज पॉसिबल इफ यू स्पेंड मनी ऑन आवर हेल्थ. और गवर्नमेंट स्पेंड करता है हेल्थ के ऊपर, हॉस्पिटल्स बनवाता है, मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करता है. देन सो पुअर हेल्थ एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ मैन पावर. तो अगर आदमी बीमार रहता है तो वो अच्छा से अपना पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पाता है. फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर. द वेरियस फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्लूड एक प्रिवेंटिव मेडिसिन. प्रिवेंटिव मेडिसिन मतलब क्या होता है? वैक्सीनेशन. हम आपको पता है ना कि हम कोई भी बीमारी ना हो इसके लिए वैक्सीनेशन लगाते हैं, जिससे कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हमें ना फेस करना पड़े हेल्थ इश्यूज़ पे. से बच्चों को बहुत सारा वैक्सीनेशन लगाया जाता है जो कि फ्यूचर में वो सारी बीमारी ना हो. तो ये प्रिवेंटिव है जिससे कि हम रोक सकते हैं फ्यूचर में. क्यूरेटिव मतलब अगर मान लो हम बीमार पड़ गए देन वी गो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड दिस इज कॉल्ड क्यूरेटिव, क्योर करने के लिए, सही करने के लिए. एंड सोशल मेडिसिन मतलब होता है कि हम स्प्रेड करें हेल्थ लिटरेसी, अवेयरनेस. दैट इज अनदर वे थ्रू विच पीपल कैन become aware of different diseases and take precautions so that they don't suffer it in their future. और अगर गवर्नमेंट को प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना चाहिए, गुड सैनिटेशन फैसिलिटी देना चाहिए, जिससे कि हम देखते हैं कि लोग कम बीमार पड़ेंगे. सो ये दूसरा है किस तरह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है. देन देयर आर थर्ड पॉइंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब होता है जब हम जॉब कर रहे हैं उसी समय हमें कुछ ट्रेनिंग मिलना चाहिए. जैसे आई स्टेटेड अर्लियर, प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल इज सब्सटेंशियली एनहेंस्ड विद द इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. ठीक है. ड्यू टू दिस द रीजन मेनी फॉर्म्स प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू देयर वर्कर्स.
तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आमतौर पे बहुत सारे इंडस्ट्री फॉर्म जो होते हैं अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं। सो जब ट्रेनिंग मिल जाता है तो इंक्रीज द स्किल एंड द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। जब उन्हें ट्रेनिंग मिलता है तो उनके अंदर स्किल बढ़ जाता है, उनके अंदर एफिशिएंसी बढ़ जाता है एंड लीड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। और इस तरह से वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो कंपनी जो उनको जॉब दिया होता है उसका उनको फ़ायदा होता है। सो इसलिए भी कंपनी अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग या जॉब देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वर्कर्स में बी ट्रेन इन द फॉर्म इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ अनदर स्किल्ड वर्कर्स, और वर्कर्स में बी सेंड फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। तो जब एक स्किल्ड वर्कर जो है अनस्किल्ड वर्कर्स को ये ट्रेनिंग देता है तो इसको बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। और जब वर्कर को किसी दूसरे कैंपस में भेज दिया जाता है, दूसरे कंट्री में भेज दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए, तो दैट इज कॉल्ड ऑफ कैंपस। ठीक है, ऑन और ऑफ कैंपस हो गया। ये भी एक तरह का। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर और माइग्रेशन। अगर हम माइग्रेशन पे किस तरह से होता है, अगर हम माइग्रेशन पे पैसा खर्चा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है। जैसे पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ जॉब दैट फेच देम हायर सैलरी। तो अगर मान लो एक आदमी को गाँव छोटे शहर में काम मिल रहा है, हु इज गेटिंग से 10,000 रुपीज़, अगर वही माइग्रेट होकर बड़े शहर में आ जाता है, बेंगलोर चला जाता है या दिल्ली आ जाता है, कैलकाटा आ जाता है, तो ही कैन अर्न 50,000 रुपीज़ सपोज। ठीक है, सो ये कैसे उसके अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी मोर जनरेटिंग इनकम वो करने लगा बिकॉज ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम हियर टू some big cities. So migration also add to the human capital formation because it enhance their capacity to produce more. Unemployed people from rural area migrate to urban area for search of job. तो वहाँ पे उन्हें कम मिलता होगा, एक शहर को ज़्यादा मिलता है। क्वालिफाइड पर्सन लाइक इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स माइग्रेट टू अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ हाइयर सैलरी, क्योंकि वहाँ पर उनको ज़्यादा सैलरी मिलता है। बहुत सारे लोग अमेरिका चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, नंबर ऑफ अदर कंट्री जाते हैं जहाँ पे उनका इनकम कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। माइग्रेशन इंक्लूड कॉस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो माइग्रेशन क्या होता है, अगर माइग्रेट करना यानी कि अगर ये जैसे मुंबई आ गया, वहाँ पे उसे ही अर्निंग से 50,000 रुपीज़, तो वो कैसे उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया, कैसे वो ज़्यादा जनरेट करने लगा इनकम, क्योंकि उसने पैसा स्पेंड किया माइग्रेशन पे। सो दोज हु हैव मनी दे स्पेंड ऑन माइग्रेशन एंड फाइनली दे गेट बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर इनकम। सो एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन ऑल्सो लीड टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और नेक्स्ट एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोर इन्फॉर्म पीपल आर जनरली मोर स्किल्ड होते हैं। सो एक्सपेंडिचर ऑन इज इनकर्ड ऑन टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट। तो हमें अगर लेबर मार्केट के बारे में पता है, कहाँ पे कितना पैसा, कितना वेजेज मिल रहा है, कितना सैलरी मिल रहा है, दूसरे तरह के मार्केट के बारे में पता है, तो हम बेटर पोजीशन में होंगे वहाँ जाके काम करने के लिए और ज़्यादा अर्न करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स अमाउंट स्पेंड ऑन सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देयर स्टैंडर्ड एंड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। सो अगर हम खर्चा करते हैं नेट पे जिससे कि हम सर्च कर सकें डिफरेंट मार्केट के बारे में, लेबर मार्केट के बारे में, डिफरेंट जॉब्स के बारे में, तो ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि हम अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हमें टेक द एग्जांपल ऑफ मैन हु इज लिविंग इन स्मॉल टाउन्स और विलेजेस। उनके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, उनके पास मैगजीन नहीं है, उनके पास न्यूज़पेपर नहीं आता है, तो ऑटोमेटिकली वो एक बेटर पोजीशन पे नहीं होंगे। बट जिसके पास ये सारे फैसिलिटी है या जो स्पेंड करते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्शन पे, दे आर इन बेटर पोजीशन टू अर्न मोर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 5 पॉइंट है जो कि सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। सोर्स मतलब कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, कैसे हम लोगों के अंदर बेटर, हाउ वी मेक द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। सो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो एजुकेशन के थ्रू, हेल्थ के थ्रू, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। ठीक है, सो इस तरह से अगर ये बढ़ता है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, तो देयर विल बी इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज एजुकेटेड स्किल्ड पर्सन कैन कंट्रीब्यूट मोर टू द सोसाइटी, to the economy, to himself, and thereby economic growth will take place. Economic growth means the increase in the real national income of a country. Contribution of an educated person in the economic growth is more than the illiterate person. जो आदमी पढ़े लिखे हैं उनका contribution ज़्यादा होता है than the जो लोग illiterate होते हैं. Similarly, healthy person also contribute to the economic growth by providing uninterrupted labor supply for a
लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अगर मान लो कोई इतना ज़्यादा ये नहीं है, इतना देखो हेल्दी पर्सन है तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, बिना रुके हुए, बिना बिना ब्रेक लिए हुए। अगर मान लो बीच में बीमार पड़ जाता है कोई तो फिर उसे ब्रेक लेना पड़ेगा काम से, और इस तरह से ज़्यादा समय तक अपना लेबर को सप्लाई कर सकता है और इस तरह से ज़्यादा अर्न कर सकता है। दस बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ अलॉन्ग विथ मेनी अदर फैक्टर लाइक ऑन जॉब ट्रेनिंग हो गया, मार्केट इंफॉर्मेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया, इंक्रीज द इनकम जनरेशन कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, ये समझ में आ गया हमें। नेक्स्ट है HCA प्रोमोट इन्वेंशन। देखो अगर मान लो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, लोग एजुकेटेड है, स्किल है, तो एक तरह से वो इन्वेंशन को एक्सेप्ट करते हैं, इन्वेंशन को अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, नए नए चीज़ इनोवेट करते हैं, नए नए चीज़ को, नया नया टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, एंड टेक्निकल इम्प्रूवमेंट होता है। जो भी उनके पास टेक्नोलॉजी उसको बेटर करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉलेज एंड स्किल दे हैव। So the human capital formation not only increase the productivity of human resource but also stimulate innovation, create ability to absorb new technology। और जो पढ़े लिखे होते हैं, जो आर एजुकेटेड, ऐसे लोग जो होते हैं उनका देखो नॉट ओनली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बट ऑल्सो स्टिमुलेट इनोवेशन, क्रिएट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन प्रोवाइड नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंज इन द सोसाइटी एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट एडवांसमेंट, दस फैसिलिटेट इन्वेंशन एंड इनोवेशन। सो हम समाज में चेंज है उसको समझते हैं और साइंटिफिक डेवलपमेंट को समझते हैं, एंड देन वी ट्राई टू एडॉप्ट इट। सिमिलरली द एबिलिटी ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स फैसिलिटेट एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो ये है इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से HCA प्रोमोट करता है इनोवेशन, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये टॉपिक था, इसका 3 पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। अगर हम चाहते हैं कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी बेटर वे में यूज हो तो हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल कैपिटल कैन बी कंट्रोल ओनली बाय मीन्स ऑफ हार्ड एंड अनइंटेलिजेंस ऑफ वर्क ठीक है, मीन्स ऑफ इंटेलिजेंट वर्क ऑफ ह्यूमन बींग। द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल डिपेंड अपॉन ह्यूमन कैपिटल, कि हम कितना रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे डिपेंड करता है कि हमारे पे कितना ह्यूमन कैपिटल है। अगर अच्छा ह्यूमन कैपिटल है तो वी कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल दैट इज अवेलेबल इन द कंट्री। और ये पहला पॉइंट था ह्यूमन कैपिटल का कि इफेक्टिव फिजिकल कैपिटल को हम अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे अगर हमारे यहाँ ह्यूमन कैपिटल है तो। उसके बाद नेक्स्ट है हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। अगर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन द स्किल। अगर हम ज़्यादा स्किल्ड हैं, ज़्यादा हम एजुकेटेड ट्रेंड हैं तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं और प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो पर लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा एंड एज वेल एज द कंट्री का प्रोडक्शन या फर्म का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। सो ये फ़ायदा है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होने से। इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्निकल इम्प्रूवमेंट, तो ये भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर हमारे यहाँ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है तो। ठीक है, ये मैं समझाया ऊपर आपको। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड मतलब लोगों का सोच बदलता है। अगर हम एजुकेटेड होते हैं तो, स्किल्ड होते हैं तो हम ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं। सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल हेल्प इन चेंजिंग द मेंटल आउटलुक। लोगों का सोच, नज़रिया बदल जाता है। अब वो सोचने लगते हैं कि इवन गर्ल्स को भी पढ़ाना चाहिए, उनको भी दे शुड ऑल्सो शेयर द बर्डन अलॉन्ग विद द मेल काउंटर पार्ट, और इस तरह से बोथ मेन एंड वीमेन कैन कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पढ़े लिखे लोग, हेल्दी लोग जो होते हैं वो बेटर ध्यान रखते हैं अपने हेल्थ के लिए, मेडिसिन वगैरह चेकअप वगैरह कराते हैं और इस तरह से ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सकते हैं। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नॉलेज, स्किल, लार्जर इनकम, ऑल दिस थिंग इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। पीपल रिमेन मोर हेल्दी एंड मोर एजुकेटेड। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सो किस तरह से हम पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पढ़े लिखे लोग जनरली हैव लेस, बच्चे कम होते हैं उनके। देखो इट ऑब्जर्व द एजुकेटेड पर्सन हैव स्मॉलर फैमिली एज कम्पेयर टू द इलिटरेट पर्सन। सो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन जो है जरूरी है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। सो ये यहाँ तक ये क्वेश्चन का आंसर था कि इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। सो नाउ प्रॉब्लम क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में? द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आर रिसोर्स एलोकेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैव बीन मच लेस देन द रिसोर्स रिक्वायरमेंट। जितना चाहिए उससे कम रिसोर्सेस यूज़ किया जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, क्योंकि हमारे लिए ज़्यादा चाहिए ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल
है और उसमें हमें स्किल नॉलेज ये सब ऐड करना है, तो वी नीड टू स्पेंड मोर, वी नीड टू स्पेंड मोर मनी देन ओनली इट कैन बी डन। दूसरा है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन मतलब क्या होता है कि इंडिया में लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख के जाते हैं दूसरे कंट्री में काम करने चले जाते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा इनकम मिलता है। अब ये एक अपने आप में गलत है कि आपने इंडिया में पढ़ा तो आपका ये ड्यूटी होता है कि आप इंडिया में इंडिया के बेटरमेंट के लिए अपना जो नॉलेज है, स्किल है, उसको कंट्रीब्यूट करो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए लोग जो होते हैं दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, और दिस इज़ कॉल्ड ब्रेन ड्रेन व्हेन द इंटेलिजेंस और नॉलेज स्किल जो है इजीली दूसरे कंट्री इज नॉट बीइंग यूटिलाइज फॉर आवर ओन पीपल। ठीक है, सो हायर प्रोडक्शन ग्रोथ रेट। नेक्स्ट है कि प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ ग्रोथ रेट जो है ना, पॉपुलेशन बहुत फास्ट रेट में बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट नो डाउट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए स्टेप उठा रहा है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो कम पड़ जा रहा है। नेक्स्ट है ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ रिसोर्सेज हैव बीन डाइवर्टेड टुवर्ड द हायर एजुकेशन। और जो पैसा है ना, हायर एजुकेशन के लिए ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है, ना कि प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। सो इसकी वजह से भी हम देखते हैं कि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बेटर वे में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन आता है। हम देखते हैं व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। सो द टर्म ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट साउंड सिमिलर, बट देयर इज ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन देम। देखते हैं क्या डिफरेंसेस है दोनों में। ह्यूमन कैपिटल कंसिडर एजुकेशन एंड हेल्थ एज ए मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। सो ह्यूमन कैपिटल क्या मानता है कि एजुकेशन और लेबर और स्किल के थ्रू हेल्दी रह के हम अपना लेबर प्रोडक्टिविटी हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल ह्यूमन टू ह्यूमन वेलबींग। और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या मानता है कि अगर लोग हेल्दी रहते हैं, एजुकेटेड होते हैं, तो एक तरह से ह्यूमन वेलबींग लेके आता है, लोग खुश रहते हैं, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट है एजुकेशन और हेल्थ। ठीक है, ये डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट एवरी इंडिविजुअल हैज़ राइट टू गेट बेसिक एजुकेशन। ये नहीं कि हम एजुकेशन इसलिए एक्वायर करना चाहिए क्योंकि हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, बल्कि एक बेसिक राइट है, हमें एजुकेशन मिलना ही चाहिए, बेसिक हेल्थ मिलना ही चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू लेबर प्रोडक्ट। या क्या वो लेबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी में या नहीं कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट ये बोलता है कि लोगों को एजुकेशन और हेल्थ मिलना चाहिए क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों को अच्छा हेल्दी एक बेटर लाइफ जीने के लिए, इसलिए चाहिए। बट ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन कैपिटल जो बोलता है कि नहीं, हमें एजुकेशन और हेल्थ इसलिए देना चाहिए क्योंकि लोग जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया एक ग्रेट प्रोस्पेक्ट। इंडिया में आपको पता है कि बहुत लोग हैं, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है, और यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा ये अपॉर्चुनिटी है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट। कब होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? जब हम इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, किस में? एजुकेशन में और हेल्थ में, ऑन जॉब ट्रेनिंग में, माइग्रेशन में, इन्फॉर्मेशन में, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ऑल आउट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स एजुकेशन एंड हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, सो हेल्थ और एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। और वी नो दैट आवर इज अ फेडरल कंट्री मतलब जहाँ पे 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट भी है हमारे यहाँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन द फंक्शन टू बी कैरिड आउट बाय ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ दोनों गवर्नमेंट है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और दोनों का अपना फंक्शन है। अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर ऑन बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ आर टू बी कैरिड आउट बाय ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट का अपना एजुकेशन सिस्टम है, सेंटर का अपना एजुकेशन सिस्टम है, और लोकल बॉडी का अपना, जैसे कि एमसीडी के स्कूल्स होते हैं, लोकल बॉडीज हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का सीबीएसई हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया। इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास है। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज क्रिएट बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट। तो इस तरह से प्राइवेट बेनिफिट भी होता है और सोशल बेनिफिट भी होता है एजुकेशन से। एज ए रिजल्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हैं जो कि प्रॉफिट अर्न करते हैं, स्कूल्स वगैरह खोल रखे हैं बहुत सारे। जो पब्लिक स्कूल्स हैं इंडिया में, उनको वो प्राइवेट के अंदर आते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स भी है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है। सो इस तरह से प्राइवेट लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं, गवर्नमेंट जो होता है सर्विस वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए ये सब चीज़ प्रोवाइड करता है। नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो क्यों जो ज़्यादातर
ज़्यादातर जो है इंडिया में जैसा कंट्री में ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल भी है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, और अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों ज़रूरी है, क्यों गवर्नमेंट, वाई शुड गवर्नमेंट intervene or in the private sector. So intervention of government in health and education sector is important because of following reason. तो हम देखते हैं क्या क्या कारण है। एक तो इंडिविजुअल कंज्यूमर ऑफ दीज सर्विसेज डू नॉट हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज। देखो आम आदमी जैसे मान लो कि हम कोई चेकअप कराने जाते हैं तो हमें पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, हमें बस डॉक्टर लिख देता है ना, वी गो टू सम और अदर लैब में जाते हैं, वहाँ चेक करवाते हैं लेकिन क्या वो सही चेक कर रहे हैं, क्या जो कॉस्ट ले रहे हो सही है, ये हमें पता नहीं होता है, क्योंकि आम आदमी को ना इतना टाइम होता है ना इतना नॉलेज होता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट को देखना है कि जो पैसा ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं कि नहीं रहे हैं, जो टेस्ट करके उनको प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है, ऑथेंटिक टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ ज़रूरी है हमें जानना, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोवाइडर्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज में एक्वायर मोनोपोली पावर एंड विल फोकस ओनली ऑन प्रॉफिट में। अगर हम प्राइवेट को छोड़ दें अपने हिसाब से काम करने के लिए तो हो सकता है वो मोनोपोली पावर उनके पास आ जाए, उन्हीं का अधिकार हो जाए हेल्थ पे और एजुकेशन पे, और इस तरह से लोगों से ज़्यादा चार्ज करे और लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो इसलिए हमें ज़रूरी है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन। देन कौन कौन से ऐसे अथॉरिटी है जो कि गवर्नमेंट को के प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर को रेगुलेट करता है। इन एजुकेशन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एट द यूनियन एंड द स्टेट लेवल and the development of education and various organizations like National Council for Education Research and Training NCERT, University Grant Commission UGC, All India Council of Technical Education AICTE रेगुलेट द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। सो ये सारे नाम याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना है, आ सकता है पूछने के लिए। NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है, UGC का AICTC का होता है, या ये भी पूछ सकते हैं कौन कौन से ऐसे रेगुलेटरी अथॉरिटियाँ इंडिया में जो एजुकेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इन द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो भी है यूनियन एंड स्टेट लेवल पे, वो हेल्थ को कंट्रोल करता है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, ICMR है, ये सारे रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो हेल्थ को रेगुलेट करते हैं इंडिया में। अब आते हैं नेक्स्ट, बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। सो फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन, किस तरह से एजुकेशन हैज़ बिकम ए फंडामेंटल राइट एंड हर इंसान को मिलना चाहिए। इन ए डेमोक्रेसी कंट्रीज लाइक इंडिया ए लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं एंड आर अनेबल टू अफोर्ड बेसिक एजुकेशन, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि बेसिक हेल्थ फैसिलिटी और बेसिक एजुकेशन उनको मिल सके। सो मोर ओवर ए सब्सटेंशियल सेक्शन ऑफ आवर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू रीच ए सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर एंड हायर एजुकेशन, बहुत सारे लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि उनको पैसा नहीं होता बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में या बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। फर्दर मोर व्हेन द बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज कंसिडर्ड एज ए right of citizen, then it is essential that the government should provide education and health services free of cost for deserving citizens and those from the socially oppressed class। तो अगर मान लो कि हमें पता है कि हेल्थ और एजुकेशन जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों का, और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमें ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो सबको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे गरीब लोग जो कि अपने ऑन देयर ओन कैन नॉट एक्वायर दिस थिंग्स, सो गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है उनको पहुँचाना। Both the union and state government have been raising expenditure on education sector over the year in order to fulfill the objective of 100% literacy and health facility to all। तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों खर्चा करते हैं, पैसा एलोकेट करते हैं सो दैट 100% लिटरेसी एंड बेटर हेल्थ हम सबको दे पाएँ इंडिया में। एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, सो एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन इज एक्सप्रेस इन टू वे। कौन दो तरीका से हम गवर्नमेंट का खर्चा को मेजर कर सकते हैं, एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, कि टोटल एक्सपेंडिचर में हम कितना खर्चा करते हैं, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर में कितना खर्चा करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इट इंडिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स बिफोर द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के पास जो भी काम होता है उस काम में एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। आपको पता है गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो उन्हें करना होता है। सो ये ड्यूरिंग 1952 1914 इट इंक्रीज फ्रॉम 7.92%, मतलब 1952 में गवर्नमेंट जो था टोटल एक्सपेंडिचर में से 7.92% जो था वो स्पेंड करता था एजुकेशन पे, और इट हैज़ इंक्रीज टू नाउ 15.7%, ठीक है। सो अगर मान लो गवर्नमेंट का 100 रुपया एक्सपेंडिचर था उनके अपने काम को पूरा करने के लिए, तो उसमें 17.9% जो था एजुकेशन के ऊपर लगता था, और अभी जो बढ़ के
15.7% हो गया। लेकिन एज ए परसेंट ऑफ जीडीपी मतलब कंट्री के टोटल इनकम, ठीक है, इट एक्सप्रेस इन प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री ड्यूरिंग 1952 टू 2014 इट इंक्रीज फ्रॉम 0.64। देखो पहले जो था ना 1952 में सिर्फ 0.64% जीडीपी वाज स्पेंड ऑन एजुकेशन, बट नाउ इट हैज इंक्रीज टू 4.13, जो कि अभी भी बहुत कम है इंडिया इतना बड़ा कंट्री के लिए, ठीक है। सो द इंक्रीज इन द एजुकेशन एक्सपेंडिचर हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म एंड देयर हैज बीन इरेगुलर राइज एंड फॉल। देखो अगर हम देखें तो ये समान नहीं है, हमेशा इतना नहीं हुआ है, ये बढ़ते घटते रहा है, तो ये एवरेज लिया हुआ है, कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया इस तरह से। हाउएवर इफ़ वी इंक्लूड द प्राइवेट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द इंडिविजुअल एंड द philanthropic charitable institution, the total expenditure total education expenditure will be much higher, क्योंकि प्राइवेट भी तो स्पेंड करते हैं एजुकेशन के ऊपर, इवन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है वो भी एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करता है, तो वो लेके बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत कम है कंपेयर टू पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो हमने ऊपर पढ़ा उसमें क्या है कि द तपस मजुमदार कमेटी, आपको पता है एक गवर्नमेंट ने कमेटी सेटअप किया था 1998 में कोई भी चीज़ को स्टडी करने के लिए गवर्नमेंट एक कमेटी सेटअप करता है, और वो कमेटी यहाँ पे जो एजुकेशन को स्टडी करने के लिए जो कमेटी सेटअप किया था उसका नाम है तपस मजुमदार कमेटी, जिसने एस्टिमेट किया था एक्सपेंडिचर अराउंड 1.39 लाख करोड़ ओवर 10 ईयर्स स्पैन फ्रॉम 1998 टू 2007। तो उसने बोला था कि गवर्नमेंट को इतना 1.39 लाख करोड़ रुपीज़ खर्चा करना पड़ेगा किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, एंड दैट टू इन कमिंग 10 ईयर्स, तब जाके एजुकेशन का कंडीशन थोड़ा बेटर हो पाएगा, ठीक है। इन 2009 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेक्टेड एनैक्टेड राइट टू एजुकेशन एक्ट टू मेक द फ्री एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, और इस तरह से एक्सपेंडिचर और बढ़ गया है, क्योंकि अब गवर्नमेंट को 6 से 14 ईयर तक के एज ग्रुप को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना है किसी भी तरह से, और क्योंकि ये फंडामेंटल राइट बना दिया गया, तो दैट ऑल्सो हैज लेड टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन स्पेशली ऑन प्राइमरी एजुकेशन, इनएडिक्वेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सो ये हमारा एजुकेशन जो एक्सपेंडिचर है वो का क्रिटिक्स है कि कम है एजुकेशन। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द डिजायर लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर रिकमेंडेड बाय द वेरियस कमेटी। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे कमेटी सेटअप किया है जो कमेटी सजेस्ट करता है कितना एक्सपेंडिचर करना चाहिए, लेकिन हमारा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत कम है उसके मुकाबले। मोर देन 40 ईयर्स एगो द एजुकेशन कमीशन 1964-66 में सेटअप किया गया था, रिकमेंडेड दैट एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी शुड बी स्पेंड ऑन एजुकेशन। हाउएवर द करेंट एक्सपेंडिचर इज लिटिल ओवर 4%। देखो उस समय किया गया था 6%, आज भी ये 4% या थोड़ा सा उससे ऊपर है, और वो सफिशिएंट नहीं है। अब जो प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन इंडिया, ये जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया है ये भी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवीज एजुकेशन सेस, यानी कि एजुकेशन की जो वो टैक्स जो कि एजुकेशन के ऊपर खर्चा होता है वो 2% लगता है, ठीक है। जो भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाओगे या उसमें जो कुछ हमें एक्स्ट्रा 2% देना पड़ता है वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज किया था, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया है, और उसका एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, स्पेंडिंग मनी ऑन द एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि एजुकेशन अचीवमेंट इन इंडिया, हमने क्या क्या अचीव कर रखा अभी तक एजुकेशन के फील्ड में। तो जनरली एजुकेशन अचीवमेंट इन अ कंट्री आर इंडिकेटेड इन टर्म्स ऑफ एडल्ट लिटरेसी लेवल, प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। एक तो एडल्ट लिटरेसी में जो एडल्ट लोग हैं वो कितना लिटरेट है, प्राइमरी एजुकेशन कितना लोग कंप्लीट करते हैं, रेट क्या है उनका, एंड यूथ लिटरेसी को 3 पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किया यहाँ पे। देखो यूथ लिटरेसी रेट और परसेंटेज ऑफ पीपल एज 15 to 24 जो है पढ़े लिखे हैं उनके बारे में यहाँ मेल और फीमेल है, और मेल ज़्यादा है कंपेयर टू फीमेल, लेकिन फीमेल भी पढ़ रही है ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एडल्ट लिटरेसी रेट में क्या है, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ लिटरेट। अभी आप इसका हमें यहाँ टेबल दे रखा है, उसके बेसिस पे हम कर रहे हैं। ये टेबल है एडल्ट लिटरेसी रेट, पहला पॉइंट है। उसके बाद प्राइमरी कंप्लीशन जो हो गया, ये दूसरा टेबल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ कि मेल जो है 61% है, और 37.9% फीमेल थी 1919 में, लेकिन ये बढ़ के अब 2000 में ये 68.4% हो गया था,
और ये जो है 45%, पहले से ये भी बढ़ा है। एंड फाइनली हम देखते हैं 2015 में इट हैज इंक्रीज टू 81% एंड 63%। सो ये एडल्ट लिटरेसी रेट है, ठीक है। और दूसरा जो है कि प्राइमरी कंप्लीशन, कौन कौन कितने लोग प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर रही है, टोटल 94% है और फीमेल 99% है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 78% जो है मेल है और 85% फीमेल है और 61% और 70% है। तो इसी को ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कंप्लीटिंग द प्राइमरी से ऊपर और एक पॉइंट है हमारा जो कि एडल्ट लिटरेसी रेट। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ लिटरेट एडल्ट पॉपुलेशन टू द टोटल। मान लो कि इंडिया में 100 लोग है तो 100 लोग में कितने लोग, मान लो 45 लोग लिटरेट हैं एडल्ट, तो ये 45% हो गया। यही शो करता है एडल्ट लिटरेसी रेट। इन केस ऑफ मेल द एडल्ट लिटरेसी रेट इंक्रीज टू 61% 1990 और 81% एट 2015। लेकिन इन केस ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट वाज जस्ट 37.9% 1990, बहुत कम था, और इट हैज इंक्रीज टू 63% 2015। सो अभी भी बहुत कम है, ठीक है। प्राइमरी कंप्लीशन रेट क्या है? इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कंप्लीटिंग द लास्ट ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल। कितने सारे बच्चे जो है प्राइमरी स्कूल 5th क्लास तक कंप्लीट कर चुके हैं। इन केस ऑफ मेल द प्राइमरी कंप्लीशन रेट हैज इंक्रीज फ्रॉम 78% जो कि 1990 में था 94% हो गया। लेकिन फीमेल में जो था 61% था रेट, और ये 1990 में था ये, और इट हैज इंक्रीज टू 99% इन 2015। सो फीमेल प्राइमरी कंप्लीशन रेट जो है कंपैरेटिवली ठीक है। यूथ लिटरेसी रेट, इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ पीपल एज 15 to 24 हु कैन विथ अंडरस्टैंडिंग रीड एंड राइट एंड ए सिंपल स्टेटमेंट ऑन देयर एवरीडे लाइफ, तो उसको बोलते हैं हम यूथ लिटरेसी रेट। ये जो है इन केस ऑफ मेल देयर हैज मार्जिनल इंक्रीज इन द यूथ लिटरेसी रेट फ्रॉम 76% 1990 to 92% इन 2015, तो पहले के मुकाबले बढ़ा है। इन केस ऑफ फीमेल द यूथ लिटरेसी रेट हैज इंक्रीज फ्रॉम 54% सो 87%। सो दोनों इंक्रीज हुआ है, नो डाउट। यही चीज़ यहाँ पे बताया हुआ नीचे। अब हम देखते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इन एजुकेशन सेक्टर। द लिटरेसी रेट फॉर बोथ एडल्ट एज वेल एज youth have increased. However, the absolute number of illiterate are still the same as it was during the independence. यानी कि अभी भी उतने लोग जितने लोग जो थे इंडिपेंडेंस समय इलिटरेट थे, आज भी उतने लोग हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसकी वजह से। द डिफरेंस इन लिटरेसी रेट बिटवीन मेल एंड फीमेल इज नैरोइंग डाउन विच इंडिकेट दैट पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑफ जेंडर इक्वालिटी। तो औरतें अब ज़्यादा पढ़ रही हैं और लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ रही हैं, और जो गैप बिटवीन मेल और फीमेल लिटरेसी पहले के मुकाबले कम हो रहा है, तो ये अच्छी बात है ये, ठीक है। सो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।